प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में दो पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। एक उपन्यास है मृदुला सिन्हा जी के द्वारा रचित ज्यों मेहंदी को रंग, और एक कहानी संचयन पाठ्य पुस्तक है डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी के द्वारा संपादित। इस कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियाँ संकलित हैं। आरंभिक 8 कहानियों का अध्ययन हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में कर लिया है। पहली कहानी आपने पढ़ी थी, उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कहानी। दूसरी कहानी के रूप में आपने पुरस्कार कहानी को पढ़ा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित। और तीसरी कहानी का मैंने अध्ययन करवाया था पूस की एक रात, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी। और चौथी कहानी ताई कहानी का हमने अध्ययन किया था विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी। और पांचवी कहानी के रूप में हमने नशा कहानी का अध्ययन किया था मनु भंडारी जी के द्वारा रचित। और छठी कहानी एक गौ कहानी हमने पढ़ी थी जैनेन्द्र जी द्वारा रचित। सातवीं कहानी जगार कहानी का हमने अध्ययन किया था ज्वाला प्रसाद जी के द्वारा रचित। और आठवीं कहानी मेरा घर कहाँ, नासिरा शर्मा जी की कहानी। और आज हम नौवीं कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं, अंतिम कहानी आपकी इस पाठ्य पुस्तक की, और वह है कमलेश्वर जी के द्वारा रचित खोई हुई दिशाएं। इस कहानी का आरंभ करने से पूर्व हम जैनेन्द्र जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। एक बार पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। कमलेश्वर जी का जो जन्म है वो 1932 ईस्वी में हुआ। कमलेश्वर जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। नई पीढ़ी के लेखकों में वे अग्रणी लेखक हैं तथा नई कहानी के एक विशिष्ट आधार स्तंभ माने जाते हैं। कई वर्षों तक उन्होंने नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन भी किया और उसके उपरांत टेलीविज़न पर इन्होंने कार्य किया। संप्रति दैनिक भास्कर का ये अभी यानी संप्रति यानी वर्तमान में ये अभी दैनिक भास्कर पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। डाक बंगला, एक सड़क 57 गलियाँ, लौटे हुए मुसाफिर, ये इनके उपन्यास हैं। और कस्बे का आदमी, राजा निरंबसियाँ, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और नई कहानी की भूमिका, एक आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखी, आदि इनकी प्रमुख काव्य साहित्यिक कृतियाँ हैं। कमलेश्वर जी उन कहानीकारों में से हैं जिन्होंने हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी है। उन्होंने ग्राम तथा कस्बे के आदमी की जो उलझन भरी जिंदगी है, उलझाओं से ग्रस्त हैं, उसका सार्वभौमिक चित्रण इन्होंने किया है। उनकी कहानियों में परिवेश का सही सही रंग एक तरह से उभरा है, परिवेश यथार्थ रूप में चित्रित हुआ है। वे कहानियों में अनुभूति की प्रामाणिकता को आवश्यक मानते हैं। कमलेश्वर जी की कहानियाँ आदमी के भीतर और भीतरी और बाहरी संसार के संघर्ष की परतें खोलती हुई दिखाई देती है तथा किसी आदर्श की स्थापना का आग्रह नहीं करती। कमलेश्वर की भाषा में रवानी और गमक हैं। अलंकृत अनअलंकृत सपाट यानी बिना अलंकारों के सपाट सीधी भाषा में बारीक से बारीक बात कहने की कोशिश उनमें बराबर बनी रहती है। कितने पाकिस्तान जैसी कहानियों में उन्होंने समकालीन राजनीतिक अस्थिरता का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया है। इसी शीर्षक से उनका एक उपन्यास भी चर्चित हुआ है। नई कहानी त्रयी के प्रमुख जो स्तंभ हैं, इन तीनों में कमलेश्वर की ये सबसे सशक्त कहानियों में से एक हैं। राजा निरंबसिया और नीली झील कहानियों के बाद कमलेश्वर जी की जो खोई हुई दिशाएं कहानी है वो सर्वाधिक चर्चा में रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय जीवन में सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो औद्योगिकरण और महानगरीय जीवन का पड़ा है। रोजगार की तलाश में कस्बे और गांव की जनता को महानगरों की ओर प्रयाण करना पड़ रहा है। महानगर के जीवन ने मनुष्य को जिन जिन विसंगतियों और विद्रूपताओं से गुजरने को विवश किया है,
उनमें अलगाव की प्रवृत्ति आती है, एकांकीपन, अजनबीपन जैसे तत्व आदमी में देखने को मिलते हैं महानगरीय जीवन शैली में। महानगर की भीड़ भाड़ भरी इस जिंदगी में मनुष्य की जो निजी पहचान है वो खोती जा रही है, क्योंकि इस आज के यांत्रिक युग में मनुष्य जो है वो यंत्र की तरह वो संचालित है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो जा रहा है, अपना तो उसे कहीं मिलता नहीं है, अपनापन मिलता नहीं है। इसलिए वो एक तरह से अजनबीपन और एकांकीपन और अलगाव की ज़िंदगी जीने को विवश है। उसके समक्ष अपनी पहचान का संकट सबसे दुर्वह हो गया है, यानी उसकी खुद की पहचान भी स्थापित नहीं हो पाती है और न वो दूसरों को जान पाता है, समझ पाता है, और न दूसरे उसको जान पाते और समझ पाते, क्योंकि यांत्रिक जीवन में सब यंत्र की तरह भाग दौड़ कर रहे हैं। इस कहानी का नायक यानी खोई हुई दिशाएं, जो कहानी उसकी दिशाएं जैसे खो गई है, वो दिग्भ्रमित हैं, दिशा भ्रमित हैं, लक्ष्यहीन हैं, निर्लक्ष्य हैं, कहाँ जाना है उसे खुद को ही पता नहीं। तो इस कहानी का जो नायक है वो चंदर हैं, को भी अपनी पहचान के इसी संकट की भयावहता से गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली एक महानगर है जहाँ व्यक्ति का अस्तित्व लुप्त होता जा रहा है। चंदर को भी लगता है कि इस भीड़ भाड़ भरे इस महानगर में उसे कोई पहचानता तक नहीं है। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, लीन हैं। वह जहाँ भी जाता है लोग उसे जैसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, परिचय खो देते हैं। उसके लिए क्षण त्रासदायक होते हैं कि लोगों ने मुझे क्यों भुला दिया, लोग अपना तो भाव क्यों नहीं रखते हैं। इस त्रासद स्थिति से वह गुजरता है। इसी त्रास को झेलता हुआ वह अपनी पूर्व जो प्रेमिका होती है इंदिरा, उसे भी मिलने के लिए जाता है। और वह इंदिरा से जिस गर्मजोशी की उम्मीद कर रहा था कि वो तो कम से कम मुझे पहचानती होगी, लेकिन उसने भी सारी जान पहचान भुला दी। उसके स्थान पर उसे इंदिरा से एक औपचारिक व्यवहार मिलता है जिसे उसे और आहत हो जाता है, यानी और अधिक उसे पीड़ा और कष्ट होता है कि इसने भी मुझे भुला दिया। इसी संतरास में वह अपने घर भी जाता है, पर अपरिचय का यह त्रास उसका पीछा कहीं नहीं छोड़ता। उसे संदेह होने लगता है कि उसकी पत्नी निर्मला भी उसे ठीक तरह से नहीं पहचान रही है। इसी हताशा में वह अपनी पत्नी से ही पूछता है कि मुझे पहचानती हो ना निर्मला, कहीं भुला तो नहीं दिया मुझे। तो हर तरह से उसे एक तरह से अजनबीपन और अकेलेपन का संतरास भोगना पड़ता है। और महानगरीय जीवन में यह आज के मनुष्य की एक तरह से न केवल चंदर को तो एक प्रतिनिधि पात्र बनाया, बल्कि सभी व्यक्तियों की यही स्थिति हो। यांत्रिक युग में जी रहे हैं, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनेपन का एहसास उसे होता ही नहीं है। महानगर के व्यस्त वातावरण में पहचान खोते जा रहे व्यक्ति की पीड़ा को यह कहानी पूरी कुशलता से उभारती है। कहीं कहीं वर्णन में कृत्रिमता जरूर आ जाती है, क्योंकि महानगर का ये अजनबीपन काफ़ी बनावटी सा लगने लगता है, इसलिए उसमें कृत्रिमता हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाती है। ये जो कहानी है, इस कहानी में जो पात्र हैं वो 3-4 पात्र आते हैं। मुख्य पात्र चंदर है जो इस कहानी का नायक है, निर्मला उसकी पत्नी है, और एक चंदर का एक मित्र है आनंद, और चंदर की एक प्रेयसी है, पूर्व प्रेयसी, विवाह पूर्व, वो है इंदिरा। और इसमें जिन जिन स्थानों का उल्लेख हुआ है, एक तो है कनॉट पैलेस, दूसरा खुला एक लॉन आता है, और तीसरा टी हाउस और बस स्टॉप। ये चार एक स्थान आते हैं, कनॉट प्लेस, खुला लॉन, टी हाउस और बस स्टॉप। सर्वत्र चंदन को जो है एकांकीपन और अजनबीपन का अनुभव होता है इन सभी स्थानों पर। और इसका जो उद्देश्य है कहानी का वो ये उभर कर आता है कि यांत्रिक युग में व्यस्तता, अकेलापन, अजनबीपन, दिशाहीन और लक्ष्यहीन, संबंधहीनता, अपनापन उसे कहीं नज़र नहीं आता। महानगरीय जीवन में अपनी पहचान खोते जा रहे मानव की पीड़ा और मनोदशा को ये कहानी पूरी तरह से उभारती है। और फिर इस कहानी में जो चंदर का जो चरित्र उभर कर के आता है, वो एक तो अकेलेपन की अनुभूति उसे होती है सर्वत्र, जहाँ जहाँ वो स्थानों पर भ्रमण करता घूमता है, और अपनेपन की तलाश में वह भ्रमित भी हैं। हर जगह वह अपनेपन खोजता है, लेकिन उसे हताशा हाथ लगती है। संबंध जोड़ने हेतु जगह जगह वह प्रयासरत रहता है, लेकिन संबंध नहीं जुड़ पाता। खोखलेपन से वे दुखी है। आज के इस यांत्रिक युग में जो महानगरीय जीवन का जो मनुष्य जो खोखलेपन से युक्त है, वो दुख इसे होता है। इसका सरल स्वभाव है, हर जगह ये सरल स्वभाव से पेश आता है। इंदिरा का ये पूर्व प्रेमी उसके पास भी जान पहचान हेतु जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे हताशा हाथ लगती है।
ये चिंतनशील है, चिंतन मनन करता रहता है कि क्यों इस महानगरीय जीवन में लोग अपनापन खोते जा रहे हैं। और अपनी पहचान खोने का इसे बहुत दुख है कि अपना आप को तक नहीं पहचानता तो दूसरे इसको क्या पहचानेंगे। लोग स्वयं की अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, उस पीड़ा से ग्रस्त हैं। और महानगरीय जीवन से इसका ये लक्ष्यहीन हो गया है, दिशाहीन हो गया है, मुझे कहाँ जाना और क्या करना। ये डायरी में हर चीज़ नोट भी करता है लेकिन पूरी तरह से उसका पालन भी नहीं कर पाता। तो लक्ष्यहीन व्यक्ति इसे कह सकते हैं। और सदा आशंकित रहने वाला, आशंका में कि कुछ भी अपना नहीं लगता, जहाँ जहाँ ये जाता उसे कुछ भी अपना नहीं दिखाई देता। तो ये खोई हुई दिशाएं आपकी अंतिम कहानी है पाठ्यपुस्तक की, दिल्ली के एक महानगरीय जीवन की। इसमें विसंगतियां उभर कर आती है और एक पहचान खोते जा रहे व्यक्ति की पीड़ा का इसमें चित्रण हुआ है। स्वाधीनता के बाद औद्योगिकरण, महानगरीकरण, यांत्रिक जीवन से नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ती गई, अलगाव की प्रवृत्तियां उसका परिणाम हैं। एकांकीपन का दुख होता है, ये भी उसी का ही परिणाम है। अजनबीपन में मनुष्य रहता है, यानी जिसे कोई जान पहचान नहीं, कोई पहचान, असंपृक्तता यानी एक दूसरे से संबंध स्थापित वह नहीं कर पाता। दिशाहीन है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है उसे खुद को ही पता नहीं। और लक्ष्यहीनता, जिस भी कार्य को करता उसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं। और व्यस्तता और हीनता, वे व्यस्त भी रहना चाहता है, अपनेपन की खोज में भी रहता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा और हीनता महसूस होती है। तो देखिए, इस कहानी का हम आरंभ कर रहे हैं। दिल्ली के महानगर की ये कहानी है और सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदर खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था, यानी भीड़ भाड़ थी। शाम हो रही थी और कनॉट प्लेस की बत्तियां झगमगाने लगी थी। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे। कहीं दूर आया गया भी नहीं, लेकिन अचानक उसे थकान का एहसास होता है। फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी, यानी कहने का तात्पर्य मनुष्य कोई काम नहीं करता और व्यर्थ में वो इधर उधर भटकता है तो भी उसे थकान होती है। दिल और दिमाग इतना थका हुआ था कि लगता था कि वही थकान धीरे धीरे उतर कर उसके पूरे तन में यानी शरीर में फैलती जा रही थी, यानी थकान उसे महसूस हो रही थी। पूरा दिन एक तरह से उसका बर्बाद हो गया, क्योंकि लक्ष्यहीन है, दिशाहीन है। यही खड़ा सोच रहा था कि घर लौटने को भी उसका मन नहीं कर रहा था। आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और भी ऊबने लगता था, यानी एक जैसी औरतों को उन्होंने बार बार महानगरीय जीवन में देखा और उसका मन और भी ऊबने लगा, उसकी ओर भी उसका मन आकृष्ट नहीं हुआ। भूख पता नहीं उसे लगती है या नहीं लगती है, और लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि वो भूख की ओर, भोजन की ओर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसने दिमाग पर जोर डाला। सुबह 8 बजे घर से निकला था वह। एक प्याली कॉफ़ी के अलावा तो कुछ पेट में उसके गया भी नहीं, यानी खाने पीने का भी उसने ध्यान नहीं दिया। और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट का एक साथ, दिमाग और पेट दोनों एक साथ ऐसा हो गया कि भूख भी सोचने से लगती है कि मुझे भूख लगी होगी, कि सोचने पर ही भूख लगती है। ऐसी मनुष्य की स्थिति हो जाती है। निगाह दूर आसमान पर उसकी अटक गई। चीलें उड़ रही थी आकाश में और मोजे की शक्ल में फटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा था, क्योंकि जैसी मन की स्थिति वैसा ही बाहर का वातावरण भी, परिदृश्य भी उसको नज़र आता है। उसके मोजे कुछ गंदे हो रहे हैं और आसमान भी मोजे की तली की तरह गंदला पड़ता जा रहा था, यानी वही प्रतिबिंब उधर दिखाई दे रहा था आकाश में। हल्की बदबू सी उसे लगी और मन भारी हो गया। उस गंदले आसमान के नीचे जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई पड़ रही है और उसकी नोकें बड़ी अजीब सी लग रही है, यानी उसका तीखापन। पीछे वाली दुकान के बाहर चोलियों का विज्ञापन है। रिगल बस स्टॉप के नीम के पेड़ों से धीरे धीरे पत्तियां झड़ रही है, पतझड़ हो रहा है। बसें जूं जूं करते आती है, एक क्षण ठिठकती है, रुकती है और एक ओर से सवारियों को उगलती है, इन सवारियां बाहर निकालती है और दूसरी ओर से निगल कर आगे बढ़ जाती है, इन सवारियों को अपने में लेकर समेट कर आगे बढ़ जाती है। चौराहे पर बत्तियां लगी हुई है, यानी ये परिवेश का चित्रण चंदर वहाँ खड़ा खड़ा कर रहा है। बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही है। आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, पर कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरों को नकारता या झूठे दर्द में दबा हुआ गुजर जाता है। और तब उसे अपना वह शहर याद आया जहाँ से 3 साल पहले वह चला आया था। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता
तो उसकी नज़रों में पहचान की एक झलक तैर जाती थी, यानी वहाँ अपनापन था, संबंध स्थापित करते थे लोग। लेकिन यहाँ एक तरह से इस दिल्ली के इस महानगरी जीवन में अपना संबंध स्थापित करना एक तरह से प्रवृत्ति नहीं रही है। हर व्यक्ति अपने ही इस आंतरिक जीवन में जीता जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी आपकी इसी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 87 से हम आरम्भ करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि इन वीडियोज़ को आप लाइक करें और कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, जहाँ से आप ऑनलाइन अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।